सो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिशिका जैन, बहुत शानदार द सक्सेस यू गॉट, स्पेशली वेन एवर जब सब लोग लास्ट मोमेंट तक आते आते सोच रहे थे कि अब अपना कुछ नहीं होगा, आपने उस वक्त पर एक गेम चेंजर सक्सेस ली। और इस सक्सेस का पीछे की पूरी स्टोरी आप हमें बताने वाले हैं। आप बताने वाले हैं आप कहाँ से हैं, क्या है, आपने अपना प्रिपरेशन कैसे शुरू किया, एंड हाउ एग्जैक्टली दिस जर्नी वाज। प्लीज लिशिका। यस सर। सो मेरा नाम ऋषिका जैन है। मैं बैंगलोर से हूँ एंड मैंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी से करी है फ्रॉम MS रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। तो अभी मुझे MSc की क्लैरिटी, मुझे MSc करना है, उसकी क्लैरिटी मुझे आई अराउंड 5th सेमेस्टर के एग्जाम देने के बाद। तो एंड तो मैंने बाय कभी वॉचिंग मतलब यूट्यूब वीडियोज और सम अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस? मतलब मैंने पहले तो मैंने अपना जो जितने भी रिसर्च पेपर्स होते थे मैंने वो पढ़ना शुरू किया। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे क्लैरिटी मिली कि हाँ, ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे इसी फील्ड को आगे MSc में कंटिन्यू करना चाहिए। तो या सो मुझे लगा कि अभी मुझे अभी कौन कौन से एग्जाम से किस इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। तो आई वेंट ऑन सर्चिंग दैट, तो मुझे कुछ एग्जाम्स के बारे में पता चले। सो उसमें से जब तक मुझे एग्जाम्स के पता चलते तो डेट्स ऑलरेडी मिस हो गई थी, जैसे कि IIT जैम गेट वगैरह। तो बाप रे। मैंने नहीं, हाँ, तो IIT जैम और गेट वगैरह की डेट्स मिस हो गई थी। सो लाइक आई कुडंट अपीयर फॉर दैट। फिर मुझे गैट बी के बारे में पता चला। सो जो पहले JNU CEE के नाम से था, जेएनयू सो सीट के नाउ नाम इट से वाज, होता था ये। हाँ। या पिछले तो तीन अभी ये सालों से गैट बी। गेट के नाम से हो रहा है। हाँ, तो अभी ये गैट बी के बारे में पता चला। तो जब मैंने इसकी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग होस्ट इंस्टीट्यूट्स देखा तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, इसी इंस्टीट्यूट में जाके मेरा एक फ्यूचर व्हाट बन वाज योर सकता है। रैंक लिशिका? 62। वाओ। चलिए बहुत बढ़िया है। सो देन। हम्म। तो एंड आई वेंट, मुझे लगा कि मुझे भी इसकी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपना सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन करूंगी। लाइक आई मेक द नोट्स, आई रेफर बुक्स। तो बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मुझे अपना कॉलेज भी मैनेज करना था साथ में। सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, क्लासेस चल रही थी एंड ऑल। सो देन आई वेंट टू सर्च कि कोई अगर है यूट्यूब पे जो इतने अच्छे से पढ़ा सकता है। तो तभी मुझे अनअकैडमी के बारे में पता चला एंड आई वेंट ऑन। मैंने देखा कि कोई कोई एजुकेटर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनका नोट्स देने का तरीका, लेक्चर्स वगैरह बहुत अच्छे होते। तो तब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया। सो इट वाज जस्ट फॉर 6 मंथ्स मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। सो 5th सेमेस्टर के बाद जो हमें ब्रेक मिलता है, सेमेस्टर ब्रेक, अराउंड 30-35 डेज, बस वही एक था कि मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी उस प्रिपरेशन में। तो भले ही मैंने 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा था बट आई नेवर अटेंडेड द क्लासेस। थियरी क्लासेस में अटेंड नहीं कर पाती, मैं रिकॉर्डेड करती थी, पर उसमें भी समझ नहीं आता था कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, कौन सा एजुकेटर किस लेसन पे है, लेक्चर पे है। तो आज एक सेमेस्टर ब्रेक में अच्छे से मैंने पूरा ब्रशअप किया। मैंने कुछ यूनिट्स प्रायोरिटी पे रखी, कुछ चीजों को सेकंड सेकंड प्रायोरिटी पे जो रखी। प्रायोरिटी कौन रखी वो जैसे, आपने क्या था? ओवरऑल किन चीजों पर आपने ज्यादा फोकस किया था सिलेबस वाइज अगर देखा जाए तो? हाँ, तो लाइक गैटबी का सिलेबस तो पहले तो बायोकेमिस्ट्री से शुरू होता है, जो कि सबसे बेसिक बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉल बायो। फिर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, सिंथेसिस पाथवेज होती है। हाँ, जेनेटिक्स, मेनली जेनेटिक्स के सारे डिसीजेस, उनका पेडिग्री एनालिसिस, वो सब कुछ मैंने अपने प्रायोरिटी पे रखा था। एंड सेकेंड प्रायोरिटी में मैंने रखे थे सब्जेक्ट्स लाइक इम्यूनोलॉजी रखा था, फिर प्लांट बायोटेक रखा था, एनिमल बायोटेक रखा था। तो ये सब मेरी कुछ कुछ मतलब था कि मुझे हाँ पहले इनके ऊपर फोकस करना है एंड देन मुझे फिर इनके ऊपर फोकस करना है। तो फिर मैंने गैटबी के प्रीवियस एनालिसिस करे। तो मुझे एक जो चीज अलग लगी गैटबी की, कि गैटबी नया नया एग्जाम है अभी। हम्म। JNU CC तो JNU कंडक्ट करता था, पर गैटबी अभी RCB कंडक्ट करता है। तो मैंने जब उसका पेपर एनालिसिस किया, मुझे ये बात पता चली कि गैटबी का पेपर, लाइक हमें IIT जहाँ को पता होता है कि हाँ इतने MSQ आएंगे, इतने MCQ आएंगे, इतने सब्जेक्टिव रहेंगे, इतने मार्क्स होंगे। तो उसका एक पेपर पैटर्न होता है जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाती है प्रिपरेशन के लिए। पर गैटबी अभी अभी मुझे लगा स्टैंडर्डाइज कर रहा है। तो कभी वो असेशन रीजन पूछ लेता है ज्यादा, कभी वो MCQ किसी यूनिट से ज्यादा पूछ लेता है, किसी यूनिट को टच ही नहीं करता है, कभी वो मेमोरी बेस्ड पूछ सकता है, जो कि इस साल हुआ। सबसे इस साल अजीबोगरीब मेमोरी बात बेस्ड। गेट बी की ये है कि जो सेक्शन ए है उसमें उन्होंने अनाउंस किया हुआ 11th 12th लेवल आएगा पीसीएम का, लेकिन कभी आया ही नहीं। 9th 10th लेवल हाँ, आता है। हाँ, तो लोग जो तो वो भी घबराते एक हैं कि था। भाई हम फिजिक्स केमिस्ट्री 11th 12th लेवल तैयार करके जाएंगे, वो उनका बेचारों का बूमरैंग हो जाता है कि उल्टा पड़ता है, क्योंकि वो 9th 10th लेवल की होती है वहां पर पीसीएम। हाँ, ऐसा तो 3 बार वो से हो था। रहा है।
तो ये भी था, तो एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है गैट बी का, क्योंकि वो अभी भी तो ये देख रहा है अनप्रडिक्टेबल है कि एक्चुअली कि हर बार हमें डर लगता है, क्या पता 11 12 देते हैं इस बार भी, इस बार आत्मा जाग जाए हाँ, कि वो जागती नहीं है आत्मा। चलिए। इसीलिए मतलब कैट भी ऐसा एग्जाम है ना, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आ जाए, हम्म। प्रिपेयर रहना है उस अनसर्टेनिटी के लिए, कि कहीं भी कुछ कहीं से भी पूछ लेगा, क्योंकि वो मुझे लगता है वो अभी अभी भी देख रहा है कि बच्चे कैसे क्वेश्चंस में ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन टफ है, वो अभी भी स्टैंडर्डाइज कर रहा है, क्योंकि उसको होने में कुछ शायद 3 4 साल ही हुए हैं। सो मैंने फिर वैसे क्वेश्चंस हर एक यूनिट में से मैं वैसे क्वेश्चंस करती थी, कुछ मेमोरी सो बेस्ड हाउ क्वेश्चंस करती यूजफुल थी। चिड़िया उड़ वाज फॉर गेट बी? चिड़िया उड़ मतलब बहुत ही अच्छा सेशन रहता था, मतलब हम जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे जो हमें पता था कि हाँ ये होगा, पर चिड़िया उड़ सेशंस हमें मतलब अलग अ, मतलब वो होता है ना कभी कभी कि छोटे छोटे कोने से भी क्वेश्चंस बना के दे देते हैं। आपके हम्म। सेशंस वैसे थे कि मतलब उस लूप होल्स को भी कवर कर रहे चिड़िया उड़ सेशंस, ओके। कि मतलब तो हाँ। आफ्टर अटेंडिंग चिड़िया उड़, व्हाट एग्जैक्टली योर एक्सपीरियंस यूज्ड टू बी? क्या रहा करता था? या मुझे तो दोबारा मतलब पढ़ना है चीजों को? हाँ। हाँ, सही हमेशा रहता था कि यार ये मिस हो गया, मुझे अभी फिर से पढ़ना है। तो उसकी वजह से आपके सेशंस मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को एकदम डिटेल वे में कवर अप कर देते थे, तो वो एक अच्छी बात हो जाती थी। तो आपके जैसे क्वेश्चंस होते थे तो मतलब ऐसा लगता था कि हाँ ये शायद इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, ये इंटरव्यू में हेल्प कर सकता है मेरे लिए। तो मैं उसको सारे अलग अलग नोट डाउन करती थी कि हाँ इसका ये हो सकता है। फिर आप कुछ कुछ कॉमन सेंस वाले बेस्ड क्वेश्चंस देते थे, अगर हम्म। इतना होगा मतलब इतने समय में अगर क्वार्टर हो जाएगा तो इतने समय में फुल कैसे होगा। तो हम्म। वो वाले क्वेश्चंस मुझे बहुत हेल्प करते थे, तो बेसिकली So मुझे was it क्लैरिटी useful? देता था। Like how exactly this Chirayod was useful in your interview? अम, मतलब इंटरव्यू में इंटरव्यू के मुझे वक्त? ऐसा हाँ ऑब्वियस। इंटरव्यू के वक्त चीट मतलब इट वाज लाइक ओवरऑल कि मैं आपकी मतलब मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस थे जो मतलब बेसिकली वो देखते हैं ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चों को कितना कॉन्सेप्ट पता है, कि वो कितना थियोरेटिकल को प्रैक्टिकल में डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चंस वैसे अच्छे मतलब बहुत ही हेल्पफुल थे कि हाँ अगर कुछ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते थे जो मुझे पता चलता था कि हाँ यहाँ पे हमें ऐसे करना है, तो वो हेल्पफुल रहते थे मेरे लिए। सो लाइक दिमाग पूरा खुल गया था आपका। सो हाउ वाज हाँ। इंटरव्यू? इंटरव्यू था कैसा आपका ओवरऑल? किस तरह के सवाल पूछे गए? क्या क्या उन्होंने आपको ग्रिल करने की कोशिश की? ऑब्वियसली जितना ग्रिल मैंने किया होगा उतना तो उन्होंने नहीं किया होगा। हाँ। हाँ। एक्चुअली आपके सेशंस इतने अच्छे थे ना कि हमें एकदम ऐसे पोजीशन पे रखते थे, एकदम टफ पोजीशंस में, कि हम उस पोजीशंस के लिए भी प्रिपेयर्ड थे कि इतना इससे ज्यादा टफ क्या ही हो सकता है, हम अभी इजी वाले के लिए बहुत ही प्रिपेयर्ड है। ठीक है। तो इंटरव्यू वाज इजियर देन माय चिड़िया आउट सेशंस? हाँ सर। ठीक है, तो मतलब अपन क्योंकि लोग आपने कठिन। बच्चों को हम्म। मतलब आपने बच्चों को इतने मतलब इतने टफ सिचुएशंस में रखा ना, वो पूरी तरह से प्रिपेयर थे, मतलब वो अपने पूरी आपके सेशंस पूरे फाइन अप कर लेते थे कि हाँ ये बच्चा भी पूरा प्रिपेयर्ड है कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, वैसे क्वेश्चन थे आपके। ओके। सो हम्म, इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? वाज इट कंफर्टेबल ओवरऑल? हाँ इंटरव्यू कंफर्टेबल था, बट क्योंकि आप जो डेट इंटरव्यू थी में आपकी 3 अगस्त, तो बड़ी खतरनाक थी उस वक्त, हरियाणा में बड़ा गजब का बवाल हो रखा था। सो जी शायद हाँ। उस वक्त भी आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स थी जैसा आपने मुझे बताया था। या जब टेल मी अबाउट द ओवरऑल सिचुएशन, क्योंकि जो यूनिवर्स ने आपकी जबरदस्त मदद की है, वो उन्होंने बता दिया भाई तेरे को तो आरसीबी ही जाना है। तो इट यस। वाज गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा है आपके ऊपर बड़ी जबरदस्ती की, इतनी सारी एट्रोसिटीज और इतने एडवर्स कंडीशन में भी आप सीधे के सीधे आप सेलेक्ट ही हो गए। प्लीज टेल मी अबाउट दैट। तो हाँ मैं अपनी पूरी इंटरव्यू की कहानी बताती हूँ। सो इट वाज अराउंड 7 जुलाई हमें इंटरव्यू का कॉल लेटर आया। मैं बहुत खुश थी कि ठीक है जाएंगे ऑफलाइन इंटरव्यू देंगे। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। मैं अपना प्रिपरेशन बस करने फॉर के लिए ऑफलाइन मैं इंटरव्यू? यस इट वाज फॉर ऑफलाइन ओके। इंटरव्यू। हम्म। तो ओके आई वाज लाइक आई हैड टाइम बाय दैट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। सो मैं इंटरव्यू का बेसिक प्रिपरेशन बता देती हूँ जो मैंने करा था। तो इंटरव्यू रहता ना, तो मैंने क्या किया था कि आई पिक्ड अप माय टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मेरा था मॉल बायो, इम्यूनोलॉजी, आरडीटी लाइक आरएनए डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मैंने इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया था। तो मैंने इसका थियोरी पढ़ती थी, एंड इस थियोरी को प्रैक्टिकली इन लोगों ने कैसे अप्लाई किया है उसके मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ती थी। अभी जैसे कि समझ लो इम्यूनोलॉजी था, तो इम्यूनोलॉजी में मतलब वैक्सीन है, तो अभी वैक्सीन में आजकल कौन से ज्यादा डेवलपमेंट में, तो वो एमआरएनए वैक्सीन हुआ। तो मैं एमआरएनए वैक्सीन आपका से कोविड रिलेटेड वैक्सीन कुछ किस पर कुछ बेस्ड है? हम्म। कोविड वैक्सीन जो आपका कोवैक ये कोविशील्ड वगैरह है, वो किस पर बेस्ड था?
वो कोविशील्ड कोवैक्सीन वो वो भी बेसिकली आरएनए लाइक बेस्ड ही थे। हाँ, हाँ, चलिए। तो लाइक उसके mRNA वैक्सीन भी थे, कोई लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन भी थे। तो वह सब तो हम्म। मैं mRNA वैक्सीन के बारे में पढ़ती, बाई चांस इन लोगों ने पूछ लिया कि mRNA वैक्सीन के बारे में बता दो, तो वो क्यों यूज, मतलब आजकल क्यों इतना डेवलपमेंट में है, उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में पूछ सकते थे कि हम एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्यों नहीं यूज करते। तो मैं ऐसे अपने खुद के क्वेश्चंस बनाती थी कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सिमिलरली मैंने मॉल बायो के साथ भी करा, लाइक मॉल बायो के में सेंट्रल डॉगमा था, उसका मैं रिसर्च पेपर पढ़ने गई थी। एंड तो रिसर्च पेपर में से हमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है कि तुम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली प्रेजेंट सिचुएशन में। तो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। तो सो दिस वाज बैक देन व्हेन आई हैड मतलब टाइम, आई आप थॉट आई विल बी। बडिंग साइंटिस्ट आप पहले ही बन गए थे। बडिंग साइंटिस्ट हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, बडिंग साइंटिस्ट। आपके अंदर का साइंस जर्मिनेट कर चुका था मतलब। हाँ, क्योंकि तो फाइनली आपको दिस यही वाज करना है आपके एमएससी में और आपके पीएचडी में, कि यू नीड टू गो थ्रू द मल्टीपल रिसर्च पेपर्स एंड जस्ट फाइंड आउट व्हाट हाँ, एग्जैक्टली रिटन देयर एंड रिसर्च हाउ पेपर्स एग्जैक्टली द पढ़ना थिंग बहुत व्हाट वाज इंपॉर्टेंट हो डेवलप्ड। जाता है। यस। लाइक रिसर्च पेपर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डाइसर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, जो कि मैंने अपने डाइसर्टेशन में फील किया कि जितना ज्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं उतना ज्यादा, भले ही हम इंस्ट्रूमेंटेशन से मतलब हूबहू रूबरू ना हो, पर हमें एक आइडिया बैठ जाता है कि चीजें कैसी चलती है, चीजों का फ्लो क्या है। तो उसके वजह से, एंड जब तक है टेक्निक्स, टेक्निक्स बहुत ज्यादा यूज होती है, तो हमें टेक्निक्स का प्रिंसिपल समझना होता है। तो प्रिंसिपल समझो और वो एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, उसका डे टू डे हमें डेवलपमेंट देखना होता है। सो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, ताकि मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए रेडी रहूं। एंड कुछ एनालिसिस टाइप क्वेश्चंस वो पूछ लिया कि तुम्हें ये सेल दे दिया तो अभी वो बताओ उसमें डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है, जो भी वॉटसन नहीं मेसेलिन एंड स्टार का जो रेप्लिकेशन मेथड था उसको वो नहीं, उसका मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट। तो मैं हर एक चीज का एक मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट लिखती थी कि हाँ ये इसका मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, फिर हमारा ऑप्रोन सिस्टम्स हो गए, कि ऑप्रोन सिस्टम में भी मैं अपने खुद के क्वेश्चंस बनाती थी, जैसे कि एलोलैक्टोस तो ऑलरेडी है, अगर आईपीटीजी देंगे तो उसका लैग फेज कम होगा, एलोलैक्टोस देंगे तो उसका लैग फेज ज्यादा होगा। तो मैं अपने खुद से ये सब बनाती थी और करती थी। बट या दिस वाज माय प्रिपरेशन, मैं इंटरव्यू के लिए ऐसे प्रिपेयर हुई थी। तो एंड मेनली कॉन्सेप्ट को हमें ओवरव्यूज की तरह पढ़ना है। हम नॉर्मली एग्जाम के लिए क्या करते हैं, बहुत स्पेसिफिक रहते हैं क्वेश्चंस के लिए कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, इसका ये आंसर है, पर इंटरव्यूज के लिए ऐसे नहीं होता, इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो हाँ, ओवरव्यू है, जितना ज्यादा हम सोच सकते हैं उतना ज्यादा हमें सोचना चाहिए। तो और नॉर्मली जैसे कि सेल बायो था, उसका मैं ओवरव्यू करके ही गई तो थी। वहां हाँ पर उन्होंने मतलब सवाल किस तरह के किए थे आपसे फिर? उन्होंने तो आपका मेरा प्रिपरेशन का मोड था वहां सवाल करते वक्त, क्या क्या चीजों पर उन्होंने ज्यादा आपको ग्रिल किया? अ, मतलब मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू था ना, तो हम्म। ऑनलाइन इंटरव्यू का पहला कोई प्रोविजन नहीं था कि तुम्हारा ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है। सो आई स्टार्टेड मेलिंग ओके, देम, मैं यू जस्ट उनको टेल हर मी रोज। अबाउट द स्टोरी, वो 31 जुलाई को जो नूह में दंगा हुआ था उसके बाद से और 3 अगस्त तक की जो आपका था। हाँ, तो आफ्टर दोस प्रिपरेशन आई वाज लाइक कि हाँ मैं अभी पूरी प्रिपेयर्ड हूँ। एंड देन मेरा सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट्स आया, एंड आई हम्म। थॉट कि ये तो क्लैश हो रहे हैं। एंड ओके। मैं इनको कॉल करती गई, लाइक आई यूज्ड टू कॉल देम एवरी डे कि ऑनलाइन के लिए हो सकता है, मेल हो सकता है। मैंने इनको कितने सारे 6 से 8 मेल्स भेजे होंगे, मुझे ऑनलाइन अच्छा। करवा दो प्लीज करके। हर बार सेम मेल लिखती थी, किस किस को मैंने मेल नहीं भेजे मैंने। ओके। तो या सो एट द एंड जैसे जैसे डेट आती गई, कोई रिप्लाई नहीं आया उनकी तरफ से। आई वाज लाइक, शायद मुझे थोड़ा वो हुआ कि शायद यार मैं ऑनलाइन नहीं दे पाई, मतलब इंटरव्यू नहीं दे पाई। हम्म। या बट फिर मेरे सारे दोस्त जा रहे थे, आई वाज लाइक विशिंग देम, एंड देन पता चला कि कुछ बच्चे कम्युनल क्लैशेस की वजह से पहुंच ही नहीं पाए। एंड फिर उन्हें ऑनलाइन प्रोविजन रखना पड़ा। सो इट वाज एट द एंड मोमेंट, मतलब मैंने ये प्रिपरेशन शुरू की थी कुछ जुलाई में, हम्म। एंड जुलाई पूरा मंथ देयर वाज नो इंटीमेशन कि तुम्हारा ऑनलाइन होगा। एंड देन सडनली इट वाज ऑन 2 अगस्त, एक दिन पहले, कि तुम्हारा ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। हमें लिंक वगैरह सब शेयर की थी। तो आई डोंट नो कि अभी मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि बाय दैट टाइम आई वाज सो वेल प्रिपेयर्ड। वो सब्जेक्ट्स मेरे हाथों में थे, मैं आई वाज टू रिवाइज एवरी डे। तो उसके बाद में सेमेस्टर एग्जाम्स आई, क्या नहीं आया, डाइसर्टेशन आया एंड ऑल। तो आई वाज लाइक ठीक है। बट इस बात की खुशी थी कि मुझे एक मौका मिला पैनल के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, भले ही इसका रिजल्ट कुछ भी होता, सिलेक्शन होता नहीं होता, आई वुडंट हैव माइंडेड, बट हुआ मेरा सिलेक्शन। एंड देन उस दिन एग्जाम था, एग्जाम को मैंने रीस्केड्यूल करवाया। रीस्केड्यूल होने के बाद इन्होंने बोला कि अभी तो और भी टाइम लगेगा, आधा पेपर पहले लिखा, आधा पेपर बाद में लिखा। एंड देन आई फाउंड, मतलब मुझे एक सिस्टम चाहिए था। एंड यस, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया।
एंड इंटरव्यू वॉज वेरी शॉर्ट कंपैरेटिवली टू ऑफलाइन बच्चे का, क्योंकि ऐसा कोई उनकी तरफ से नहीं था, दे हैड टू डू इट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो पहुंच नहीं पाए। तो इंटरव्यू मेरा कुछ था 10-15 मिनट का था। दस तो पंद्रह मिनट ओनली? 10-15 मिनट का वाओ। ही था। या तो मेरे लिए ऑनलाइन इंटरव्यू एक बिल्डअप प्रेशर था, क्योंकि ऑफलाइन इंटरव्यूज में क्या होता है ना कि तो हम सामने होते हैं पैनल के सामने फेस टू फेस, तो उन्हें पता होता है कि बच्चा सोच रहा है, बच्चा समझ रहा है क्वेश्चन को, बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा। बट जब ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाता है ना, तो एक बिल्डअप प्रेशर रहता है कि अगर ऑनलाइन इंटरव्यू में, पहले तो ये वर्चुअल है, वर्चुअली अगर तुम हम लाइक 3-4 सेकेंड्स भी चुप हो जाते हैं, वो चुप्पी फील फील होती है कि हाँ इस बच्चे को पता नहीं है क्या। ये फिर उन्हें उनके मन में ये हो जाता है कि बच्चों को क्लैरिटी नहीं है सब कॉन्सेप्ट्स की। तो मेरे मन में इंटरव्यू से पहले यही एट था दिस मोमेंट कि मुझे चिड़ियोड़ वाज हेल्पफुल। फटाफट फटाफट यस फटाफट। सब, हाँ वो फटाफट, वो स्पीड में सोचने की था उस इंटरव्यू से पहले। मेरा कोई कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने कोई रिवाइज नहीं किया था। आई वाज लाइक जो क्वेश्चन आएगा, मैंने जितना पढ़ा है एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, तब मैं उसको रिकॉल करूंगी। मुझे कॉन्फिडेंट रहना है और बीच में बस चुप नहीं रहना है, क्योंकि अगर उन्हें वो चुप्पी फील हो गई ना कि इनको लगेगा बच्चे को नहीं आता है, भले ही बच्चा सोचने के लिए टाइम ले रहा होगा, पर वो यही होता है मतलब ऑनलाइन का एक लिमिटेशन कि हम फेस टू फेस नहीं होते, हमें वो एक्सप्रेशंस, वो मोमेंट, वो पता नहीं चलता है। तो जो भी सवाल है इन्होंने मुझे पहले तो पूछा कि हाँ मैं कहाँ से हूँ, कौन से कॉलेजेस से, एंड देन इन्होंने मुझे टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट पूछा कि क्या क्या टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट है। सो मैंने बोला मॉल बायो, इम्यूनोलॉजी एंड आरटीटी। सो दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस फ्रॉम आरटीटी, तो दे वर लाइक, और बहुत फटाफट क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो लोग। तो वो पूछा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, तो और फिर क्यों चाहिए होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अगर हाँ तुम्हें अगर किसी भी 3 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे दे तो तुम कौन से टाइप का यूज करोगी। तो बेसिकली वो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि मतलब कोई भी मुझे डीएनए मिथाइलेशन का एग्जांपल बता दो कोई भी। तो मैंने वही बता दिया कि जो डीएनए मिथाइलेशन उनमें होता था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उनको नहीं, उनके डीएनए को नहीं काट पाए। देन उन्होंने मुझे पूछा कि चलो मैंने तुम्हें जिनोमिक डीएनए दे दिया, और अब बताओ कि मैं अभी इस पूरे जिनोमिक डीएनए को कैसे एक वेक्टर में इंट्रोड्यूस करूं। तो फिर मैंने वो सारे स्टेप्स बताए। फिर इन लोगों ने मुझे बताया कि मेरे पास बहुत कम है जिनोमिक डीएनए, अब अभी मुझे ज्यादा जिनोमिक डीएनए अभी चाहिए और वो वेक्टर में जा नहीं रहा है, तो अभी मैं क्या करूँ उस चीज के लिए। तो आई वाज लाइक एम्पलीफाई, हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, तो एम्पलीफाई किससे कर सकते हैं, तो पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा। एंड देवर लाइक कि मैंने लाइक पीसीआर करने के बाद भी लाइक कुछ पोर्शंस में एरर रेट ज्यादा थी, कि मतलब न्यूक्लियोटाइड्स बराबर हो नहीं पाए। तो वो किसकी वजह से हो सकता है, तो वो एक्सपेक्ट करें कि मतलब टैग डीएनए पॉलीमरेज की वजह से हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। सो वो सारे क्वेश्चंस थे। एंड देन इन लोगों ने फिर क्वेश्चंस आए कि हाँ हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस किस वे में यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ। तो वो सारे बताए। एंड देन देवर लाइक, और फिर कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन से, सोल्यूशन चैप्टर से, कि तुम्हें लाइक 2 बीकर है 50-50 ml के, एंड उनका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है, और दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूंगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, अगर दोनों 2 मोलर के कॉन्सेंट्रेशन में है तो वॉल्यूम चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं। तो वो एक क्वेश्चन था। सो देवर लाइक मेनी क्वेश्चंस, बहुत ही बैक टू बैक क्वेश्चंस थे, मतलब मैं आंसर कर रही थी एंड दूसरा क्वेश्चन रेडी था। तो मुझे इसी बात का डर था कि मैं बैक टू बैक क्वेश्चन में कहीं चुप ना हो जाता, कि इनको नहीं लगे कि मुझे क्लैरिटी नहीं है, नहीं मुझे क्लैरिटी है चीजों की। तो वो एक मेरे पास बिल्डअप प्रेशर था कि मुझे चुप नहीं रहना है, बीच में मुझे बोलते रहना है, So basically, इरिस्पेक्टिव। the questions were mainly from the laboratory experiences. अगर हाँ इन शॉर्ट हाँ। कहा जाए तो आपका लैब एक्सपीरियंस कैसा रहा था पिछले 3 साल का आपकी ग्रेजुएशन के दौरान, वो उस पर हम्म ज्यादा थे। और आपका लाइक क्विक माइंड क्या कहता है, आप कितने एजाइल हो आंसर देने के लिए, एजिलिटी आपके देख रहे थे वो, देखा हम्म। जाए तो। सो दैट वाज द तो बस कॉन्फिडेंस यू हैड एंड स्टिल सीन ऑन योर फेस। चलिए, तो बस बैक तो टू बैक लिशिका, क्वेश्चंस रहे। व्हाट्स योर फ्यूचर गोल, क्या करना है आपको? You are from a Jain uh, family where the business is the dominant thing, and you are into the science just to fulfill your dreams and your uh, overall will. या सो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, बायोटेक्नोलॉजी चूज करने से पहले लाइक मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग में जाना है। एंड देन 12th में हमारे केस स्टडी होता था, जहाँ पे मैंने निमान से मेरा केस स्टडी किया था, इट वाज ऑन अ जेनेटिक डिसऑर्डर। सो तब से वो
मेरे में इंटरेस्ट आ गया कि नहीं अभी मुझे बायोटेक्नोलॉजी लेना है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कोई बीएससी होता नहीं है जहाँ पे मतलब जितने कॉलेजेस में मुझे जाना था। हम्म। या सो एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो मेरा एक ऐसा था कि मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि मैं इमोशनल वो हो गया अटैचमेंट सब्जेक्ट के साथ कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं किन किन बच्चों लोगों को बाय बर्थ जिनमें इनकी फॉल्ट नहीं होती, बट स्टिल दे हैव टू लीड अ लाइफ लाइक दैट। तो मेरा बस मोटिव ये है कि मैं इतना अच्छा रिसर्च कर पाऊँ बाय गॉड्स ग्रेस कि मैं ऐसे बच्चों तक पहुंच पाऊँ और कुछ इनके लिए बेटर कर सकूं, इनकी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकूं। बस मेरा रिसर्च का यही मोटिव है और कोई मोटिव नहीं है कि मैं ओके। किसी चीज को सब्सटैंशियल बना सकूं, तो सस्टेनेबल इसीलिए बना ईश्वर सकूं। आपको आरसीबी भेज चुका है, बिकॉज योर इंटेंशन वॉज गुड, तो द होल यूनिवर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग यू। पूरा का पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। एंड माई बेस्ट विशेस टू यू लिशिका। जब ईश्वर ने आपको यहाँ पहुंचाया तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी एक्सट्रीम तक आपको पहुंचाएगा और आप पहुंचोगे।